फिर इंडिया के जो डिवाइडर इन चीफ हैं राहुल गांधी, उनकी डिवीजन वाली जो तर्कश है उसमें एक और तीर है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। वो चाहते हैं कि भारत में जिन लोगों के पास पैसा है, जो लोग अलेजेडली अपर कास्ट हैं, उनका पैसा लेके गरीबों में और सो कॉल्ड लोअर कास्ट में बांट देना चाहिए। Rahul Gandhi's close aide has stoked a fresh controversy, saying that one must leave their wealth for the people, not all but half of it. Is this a bit to suggest that the income tax rates can go up to 50%? Furthermore, is this Congress's wealth redistribution plan? राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस सरकार में इसमें भी एक गेम है। When we say wealth redistribution, how will it go about? कैसे, क्या मैं खुद जा कर के अपना पैसा किसी गरीब को दूंगा? ऑब्वियसली नॉट। उसमें क्या होगा, वॉट एवर माई इनकम इज़, माई इनकम टैक्स रेट विल इंक्रीज। तो जैसे इसने बोला अभी कि कैन इट गो अप टू 50%, कि हाफ ऑफ माई इनकम विल गो अवे। तो उसमें क्या होगा, वेयर विल इट गो टू? इट विल गो टू द गवर्नमेंट। ना गवर्नमेंट विल डिसाइड कि उस पैसे का कहाँ पे हम डालते हैं। और गवर्नमेंट का तो पता ही है तुम लोगों को कितने स्कैम्स होते रहते हैं। तो राहुल गांधी व्हेन ही कम्स टू पावर, allegedly he will do wealth redistribution, which means कि गरीबों को पैसा देगा, but what it means is अमीरों से लेके पहले अपने पास रखेंगे and then they will decide कि किस किस को कितना कितना देना है, और देना भी है या नहीं, और देंगे भी या नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। डू यू रियली ट्रस्ट इट विद क्या बोलते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट? डू यू रियली वांट टू गिव हाफ ऑफ योर मनी टू द कांग्रेस गवर्नमेंट सो दैट दे डिसाइड हु दे विल गिव इट टू? Come on, this is outrageous. पहली बात तो I'm never gonna trust the Congress government machinery to be able to efficiently distribute money or welfare schemes or whatever. Even if I do agree to give away my, I mean not me specifically, if I'm speaking from a person who has immense wealth. So even if I were willing to give up my half of my money so that it will be given away to someone poor, do I really trust the government to be able to do it? There are so many questions. आती है तो वो एक कास्ट सर्वे कराने के बाद एक इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, जिसमें वो इंडिया में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा देखिए, ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात है, ये तो एक इन सिलेबस सेक्युलर क्वेश्चन है अप्रूव्ड बाय योर सीईओ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इनसे एक और सवाल, क्या इनकी फैमिली की लीडरशिप में जो लाखों लाख करोड़ के स्कैम्स हुए हैं भारत में, जैसे कोयला का स्कैम, 2G का स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम, क्या इस स्कीम में सारा लूटा हुआ पैसा भी पिछड़े वर्ग के लोगों में कांग्रेस पार्टी बांटने वाली है? इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दिस इज एन आउट ऑफ सिलेबस एंटी कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नॉट अप्रूव्ड बाय योर सीईओ। और आपको बता दें कि ये जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये जितनी आबादी उतने हक वाले कॉन्सेप्ट की तरह ही कंप्लीटली डिजास्टर्स है। क्योंकि जिस तरह लेबनान में जितनी आबादी उतनी हक वाली पॉलिसी डाली गई थी, उसी तरह से जिम्बाब्वे में ये वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी अपनाई गई थी। 1980s में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वहां की गवर्नमेंट ने एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी अपनाई, जहां पर जो व्हाइट फार्मर्स की जमीन थी उसको छीनकर ब्लैक मेजॉरिटी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। साल 2000 आते आते वहां के नए लीडर रॉबर्ट मुगाबे ने इस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक किया, जिसके चलते वहां के जो फार्मर्स थे उनको वायलेंस का सामना करना पड़ा और कई जिम्बाब्वियन फार्मर्स जिम्बाब्वे छोड़कर जाने लगे। यानी वहां से पॉपुलेशन और कैपिटल फ्लाइट होने लगी। यही नहीं, अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई, प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड की गई, सिर्फ जमीन दे दी गई। यानी उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं थी कि जिस तरह से प्रीवियस फार्मर्स प्रॉफिटेबली वहां पर फार्मिंग कर रहे थे, उसी तरह से ये भी प्रॉफिटेबली वहां पर फार्मिंग कर पाए। और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग, बिना प्रॉपर एजुकेशन पर फोकस किए सिर्फ जमीन छीनकर दूसरों में बांट देने से रिजल्ट क्या हुआ? जिम्बाब्वे जिसे एक समय पर अफ्रीका का ब्रेड बास्केट बोला जाता था, वहां खुद सिवियर फूड शॉर्टेजेस होने लगे। 10 साल में 60% से ज्यादा फूड प्रोडक्शन गिर गया। 2000 से लेके 2000 और 2001 के सालों में कमर्शियल फार्मलैंड की वैल्यू भी 3/4 कम हो गई। सिर्फ एक साल में 5.3 बिलियन का लॉस हुआ, जितना वर्ल्ड बैंक ने उन्हें इंडिपेंडेंस के बाद लोन दिया था। यही नहीं, उनकी पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, जिस वजह से जिम्बाब्वे का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1998 के $444 मिलियन से 2003 में सिर्फ $3.8 मिलियन बचा था। इसी जो भी बातें ये करते हैं उसका ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है वर्ल्ड में, राइट? अभी लेबनान का एग्जाम्पल हुआ, अब जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल हुआ, सोशलिस्ट पॉलिसीज़ में वेनेजुएला और कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ में चाइना का एग्जाम्पल है। और मतलब अब तो चाइना इज़ वेल्दी, बट व्हेन चाइना यूज्ड टू बी अल्ट्रा कम्युनिस्ट देन दे वर वेरी पुअर। तो वो सारे एग्जाम्पल्स हैं। इट्स नॉट लाइक यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू हियर, यू कैन ऑलरेडी सी व्हाट योर
so called initiatives that you're trying to make here have done around the world. तो तुम कैसे in good conscience support this? और दूसरी बात, पीपल हु एडवोकेट सोशलिज्म दे टॉक के इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है जो ज़मींदार बिल हुआ था आफ्टर द इंडिपेंडेंस, बट दे उस लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड इन दैट बिल. ड्यूरिंग द ब्रिटिश व्हाट यूज्ड टू हैपन, दे यूज्ड टू इम्पोज अ लॉट ऑफ टैक्सेस. तो उन गरीबों के ऊपर टैक्सेस हो जाते थे एंड लेट्स से अगर वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे क्योंकि कोई कभी सूखा पड़ गया, बिकॉज उस टाइम इतना डेवलप नहीं था कि ग्राउंड वाटर से सब लोग इरिगेशन कर पाएँ, तो लेट्स से सूखा पड़ गया तो वो नहीं टैक्स पे कर पाते थे. तो धीरे धीरे करके उनके टैक्स ज़मींदार उनके जो लैंड्स थे वो हड़प लेते थे, ठीक है. और एट द एंड बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उन ज़मींदारों के पास हु वर लाइक पपेट्स ऑफ द ब्रिटिश, ऑलमोस्ट सभी गरीबों के आसपास के लैंड हो चुके थे. तो एवरीवन रिमेन्ड लैंडलेस while the zamindar had all the land in the area. तो after independence the government of India thought कि ये एक injustice हुआ था and we need to correct it. तो government of India what they did is they reversed all of that. तो जो rich ज़मींदार था उससे land लेकर के जो original owners हुआ करते थे उनको वापस दे दिया. उसमें क्या था, the provision was कि जो ज़मींदार था he was merely a caretaker of the land and he wasn't the original owner. तो जो लोग सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की एडवोकेट करते हैं, सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को एडवोकेट करते हैं, वो बोलते हैं कि सी ये एक सोशलिस्ट पॉलिसी थी, रिच पीपल से लेकर के उनको गरीब लोगों में बांट दिया गया, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट. इट इज़ नॉट अ सोशलिस्ट पॉलिसी. जो इनजस्टिस हुआ था इट वाज लाइक अ क्राइम डन. तो उस क्राइम के लिए उनको जस्टिस मिला है, दैट थिंग्स वर रिवर्स्ड. जो इनजस्टिस हुआ था, लेट से किसी ने मेरा सामान चुरा लिया, वो सामान मुझे वापस मिल गया. दिस इज़ नॉट अ सोशलिस्ट पॉलिसी, दैट इज़ जस्ट बेसिक जस्टिस. तो डोंट से कि सोशलिस्ट पॉलिसी से अच्छा हो गया था एंड गिव द एग्जांपल ऑफ ज़मींदारी बिल. भी डोमेस्टिक और फॉरेन क्रेडिटर्स का कर्जा चुकाने के लिए जिम्बाब्वे की रिजर्व बैंक ने ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिस वजह से जिम्बाब्वे में 21st सेंचुरी में पहली हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस की शुरुआत हुई. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2008 आते आते मंथली 10% 20% नहीं बल्कि जिम्बाब्वे में डेली 98% इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, जिसके चलते हर 24 घंटे में किसी भी चीज की प्राइस डबल या ट्रिपल हो जाती थी. और इन सब रीजंस की वजह से जिम्बाब्वे की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई और ये इस वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट था. तो इसी तरह से विली निली अगर भारत में वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगी कि भाई ये बंदे ने कंपनी खड़ी की है, ये बंदा बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, इसके पैसे लेके दूसरों में बांट दो, तो भारत का भी हाल जिम्बाब्वे जैसा ही होने वाला है. और देखिए वेल्थ और इंडिया में देखो सिलेंडर प्राइसेस जो 10 साल पहले हुआ करते थे वो आज भी हैं. तो कंपेयर, जस्ट कंपेयर. डिस्ट्रीब्यूशन का एक तरीका ऑलरेडी है भारत में जिसे टैक्सेशन कहा जाता है. टैक्सेशन का पैसा ऑलरेडी गरीबों के उद्धार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, उज्ज्वला स्कीम, मुद्रा स्कीम, स्किल अप इंडिया स्कीम, जैम ट्रिनिटी, जिससे पैसा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में डाला जाता है. लेकिन जस्ट बिकॉज एक पर्सन के पास दूसरे पर्सन से ज्यादा पैसे हैं उसका मतलब वो पहला पर्सन खराब नहीं हो गया. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि उस बंदे ने वो पैसा चोरी से कमाया है या लूट से कमाया है. वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी डिमेरिट ये है कि इससे एंटरप्रेन्योरियल इंडियंस का पैसा कमाने का इंसेंटिव खत्म हो जाएगा. वो सोचेंगे कि यार क्या फायदा है इंडिया में रह के इंडिया में पैसा कमाकर, जब वो सारा पैसा हमसे छीन ही लिया जाएगा, जिससे ब्रेन ड्रेन और भी तेजी से बढ़ेगा. हमने ब्रेन ड्रेन ऑलरेडी 70s 80s और 90 के दशक में देखा है, जो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो और फिर दुगनी तेजी से बढ़ने लगेगा. अल्टीमेटली इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, सब चीजें स्लो डाउन हो जाएंगी. प्लस अब ये भी एक फिनोमेना हो गया है कि पीपल डू गो आउट टू स्टडी, टू अटेन दो स्किल्स, बट देन दे वांट टू कम बैक टू इंडिया और यहाँ पे आके वो स्किल्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि नाउ इट हैज़ बिकम ईजियर टू सेट अप अ स्टार्टअप इन इंडिया इन सिटीज़ लाइक बैंगलोर और गुड़गांव और नोएडा और हैदराबाद एज़ कम्पेयर टू US. तो स्टार्टअप जो इन्वायरमेंट है, जो कल्चर है, वो इंडिया में इतना अच्छा हो रहा है इस समय कि पीपल हु गो आउट ऑफ इंडिया डू वांट टू कम बैक, क्योंकि बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस अच्छा हो रहा है यहाँ पर, which never happened in the 60s and 70s, क्योंकि हम वेरी सोशलिस्ट इकोनॉमी थे. उसके ऊपर से सोसाइटी में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में नफरत बढ़ेगी कि भाई मेरा पैसा जबरदस्ती लूट के इनको दे दिया जा रहा है. डिवीजन होगा. भारत में यूनिटी बढ़ने के बजाय भारत में डिवीजन बढ़ेगा, जो कि भाई राहुल गांधी डिवाइडर इन चीफ शायद चाहते ही हैं. राहुल गांधी जी को सत्ता से मतलब है, उस सत्ता के लिए भारत में आग ही क्यों न लगानी पड़े. दूसरे की अमानत है. नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो.
और किसी की नहीं हो सकती। इनके तर्कश में तीसरा तीर है हिंदू हेट्रेड। देखिए, राहुल गांधी जी अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, अपने आप को एक हिंदुइज्म एक्सपर्ट मानते हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको, वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो गया। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रहा है। बात नहीं समझे आप। हिंदू धर्म को पढ़ो, थोड़ा शिव जी को पढ़ो, समझ आ जाएगी बात। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे, ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी? क्या आपने महाभारत पढ़ी है? क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। का बवासीर बना दिए हो। लेकिन वो प्रो हिंदू उसी तरह हैं जिस तरह दूल्हे राजा फिल्म में जॉनी लीवर प्रो कादर खान थे। कुछ दिन पहले ही फ्रेंड्स जो टीवी शो है उसमें एक सीन है जहाँ पे जोई सेज के आई यूज्ड टू गेट एक्सपेरिमेंट्स डन ऑन मी फॉर मनी एंड चैंडलर सेज फाइनली एन एक्सप्लेनेशन। तो आई एम वेटिंग कि व्हेन दिस एक्सप्लेनेशन कम्स फॉर राहुल गांधी। अभी जो रिसेंट इंटरव्यू हुआ था उसमें लिसन टू राहुल गांधीज डेफिनेशन ऑफ देवता, लिसन टू हिज एक्सप्लेनेशन ऑफ शिव जी। It's hilarious but it's also saddening for me क्योंकि this is a guy who is leading the opposition in our country and this is how he talks। तो ऐसे बंदे को इतनी ऊपर तक पहुंचा दिया है लोगों ने वोट दे के। ही मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भगवान शिव का फोटो दिखाकर हिंदुओं को अटैक किया था। ये पहले ये भी कह चुके हैं कि हिंदू टेरर या सैफ्रॉन टेरर देश का सबसे बड़ा खतरा है। यूएस एम्बेसडर टिमोथी रोमर से 2009 में बात करते समय इन्होंने कहा था कि हिंदू टेरर इस्लामिक टेरर से भी बड़ा खतरा है। यही नहीं, इन्होंने आरएसएस को भी एक फंडामेंटलिस्ट और एक अलेजेडली फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है। क्योंकि हिंदू अभी से वोट नहीं देते ना, इसलिए वन ऑर्गेनाइजेशन तो इसके लिए खतरा है। called the RSS, fundamentalist fascist organization, basically captured pretty much all of India's institutions. 2004 में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस को महात्मा गांधी के हत्या के लिए भी अलेजेडली ब्लेम किया था, जिसके चलते उनके ऊपर डेफेमेशन का केस भी लग गया था। The Congress president also said that he will bring documents to prove that RSS was actually behind Mahatma Gandhi's murder. An RSS worker had filed a criminal defamation case against Rahul for his remark during the 2014 Lok Sabha polls. अब देखिए, इस रेटरिक से शायद राहुल गांधी डिवाइड एंड रूल खेलकर सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन ये जो रेटरिक ये फैला रहे हैं उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसी तरह की रेटरिक जर्मन डिक्टेटर हिटलर ने भी जूइश लोगों के लिए इस्तेमाल की थी जब वो पावर में आना चाहता था, और उसका रिजल्ट क्या हुआ था? 6 मिलियन जूस की हत्या। इसी तरह का रेटरिक इंडिपेंडेंस के बाद कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, जहां अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स और मस्जिदों में बैठे मौलवी हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाया करते थे, उनको गवर्नमेंट का मुखबिर बोला करते थे, इन्फॉर्मेंट बोला करते थे, मुसलमानों का दुश्मन बोला करते थे। और अल्टीमेटली 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को एक चॉइस दी गई, या तो कन्वर्ट कीजिए या यहां से भागिए या मरिए, और 4 लाख कश्मीरी हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग कर दी गई। और हमारी मीडिया के कुछ मेंबर्स थे उस समय पर जो उनकी ही एथनिक क्लेंजिंग के लिए हिंदुओं को डिमोनाइज कर रहे थे, जिस तरह से आज राहुल गांधी हिंदुओं को डिमोनाइज कर रहे हैं। These victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity. Monopolized क्या होता है? You take an exam, you pass, you get the post. Monopoly तो ये हो गई ना कि कोई और दे ही नहीं सकता एग्जाम। Between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. आज भी पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को काफिर और अनट्रस्टवर्दी बोलकर उनके मंदिरों को अटैक किया जाता है और उनको मारा जाता है और उनको इस्लाम में फोर्सफुली कन्वर्ट किया जाता है। राहुल गांधी हिंदू आतंक और सैफरन आतंक की बहुत बात करते हैं, लेकिन जब असली आतंक की बात आती है और किस तरह से इस आतंक को रिलीजियस सैंक्शन भी कभी कभी मिलता है उसकी बात आती है, तो राहुल गांधी जी की जबान एक पायरेटेड स्ट्रीम की तरह फ्रीज हो जाती है। वो पार्लियामेंट में भगवान शिव का फोटो लेकर आते हैं हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, लेकिन क्या उनमें हिम्मत है कि वो पीसफुल कम्युनिटी के जो भगवान है उनके पैगंबर साहब की फोटो लेकर आ जाए और उनके रिलीजन को क्रिटिसाइज करें, उनके रिलीजन में खामियां फोटो कहां से आएगी? निकालें। आपको याद दिला दूं कि राहुल गांधी ने संसद में बार बार शिव जी की तस्वीर दिखाई थी, गुरु नानक की तस्वीर दिखाई थी, लेकिन उन्होंने
पैगंबर साहब की कोई तस्वीर नहीं दिखाई थी। अब बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ साउथ डिवाइड की। देखिए, राहुल गांधी के पार्टीशन तर्कश में कई और तीर हैं। जैसा कि मैंने कहा, ये पार्टीशन सिर्फ धर्म और कास्ट पर ही नहीं करवाना चाहते, बल्कि लैंग्वेज के बेसिस पर भी करवा के मानेंगे। वो कई सालों से भारत को नॉर्थ साउथ में बांटने की कोशिश करते हुए आ रहे हैं। वो और उनकी पार्टी काफी समय से साउथ इंडियंस के मन में नॉर्थ इंडियंस के लिए नफरत भरने की कोशिश कर रहे हैं। And if this was gone, then somebody can come to Kerala and say, we do not want you to speak Malayalam. We do not want you to have dosa for breakfast. The Prime Minister and Mr. Amit Shah, who said no, if we want the people of... I would have dosa for breakfast if I could. अगर मुझे पता होता कैसे बनाता है, I would definitely have dosa and idli every day. It's South Indians have gamed the breakfast game so much that I am so jealous कि यहाँ पे उस तरह का breakfast नहीं मिलता। Kerala to speak Hindi, then the people of Kerala will speak Hindi. उन्होंने साउथ में जाके यहाँ तक कहा कि नॉर्थ जैसे स्टेट्स में, जैसे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, औरतों की इज्जत ही नहीं The way Indian women are treated leaves a lot to be desired. I think South India is significantly better than North India on this front. Well, that is not wrong, I would say. It does leave something to be desired. It's true. If you go to North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar, and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. जबकि ये खुद नॉर्थ से सीट जीतते हैं, नॉर्थ के लोगों से वोट की भीख मांगने आते हैं। इनकी माता जी ने और इनके पूरे परिवार ने नॉर्थ से सीटें जीती हैं और आज ये उन्हीं के ऊपर थूक रहे हैं। उनका तो ये तक कहना है कि नॉर्थ में एमपी बनने से ज्यादा बेहतर है साउथ में एमपी बनना, क्योंकि नॉर्थ के लोगों को इश्यूज में इंटरेस्ट नहीं है। याद कीजिए, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरह से पंजाब में, बिहार और यूपी के लोगों को अटैक कर रहे थे। वही हाल है ना, अंगूर खट्टे है वाला। नॉर्थ में हार गए तो फिर साउथ वाले अच्छे हैं। उनको घटिया घटिया, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी अच्छा है कोई भी खराब है, बट दिस इज व्हाट ही बातें बोल रहे थे, जबकि राहुल गांधी की खुद की बहन बीच पे बैठे हुए मैनेटी की तरफ तालियां बजा रही थी। तेलंगाना के कांग्रेस उसके समझ ही नहीं आया होगा क्या बोला उसने। प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने उस समय कहा था कि जिस समय पर तेलंगाना बुरे समय से गुजर रहा था, वो इसलिए था क्योंकि तेलंगाना के उस समय के सीएम में बिहारी डीएनए है। राहुल गांधी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। एक कांग्रेस एमपी ने तो ओपनली साउथ इंडिया को सेपरेट करने की बात की थी। ಅದರ ಪಾಲನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। जिस पे राहुल गांधी ने माफी मांगना तो दूर, इसको एड्रेस भी नहीं किया। कांग्रेस के नए मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात की थी। उन्होंने बेसिकली नॉर्थ वालों को बाहरी आर्यन बोलने की कोशिश की और द्रविडियंस को मूल निवासी बताया। ये आर्यन जितने भी है वो बाहर से आए, हम तो मूल भारतीय इस देश में रहने वाले लोग हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। आपको पता होगा कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक ब्रिटिश एरा की रेस थ्योरी है जो काफी सालों से डिबंक हो रखी है, जिसको अंग्रेजों ने तैयार किया था इंडियंस के अंदर डिवीजन डालने के लिए। अभी खड़गे जी का डेटाबेस अपडेट नहीं हुआ होगा। कांग्रेस के एक और टॉप लीडर प्रियांक खड़गे ने तो ये भी कह दिया कि उन्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि नॉर्थ इंडियन साउथ में आते। But the problem is Aryan invasion theory is still taught in NCERT books and it is not shown कि it has been debunked. They just mention कि ऐसी एक theory थी and they don't mention कि it has been debunked. I don't know if it's been updated or not, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया। Please let me know if it has been updated. But as far as I remember, they just talk about the theory even to this day. I mean, even to the date that I was taught. तो जब टेक्स्ट बुक में जब सिलेबस ऐसा होगा तो फिर और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। आते ही क्यों है नौकरी करने के लिए? I will show you how many people from Uttar Pradesh and Madhya Pradesh are there in Karnataka. Why they are coming here? Because of our ecosystem. Because they think the Hindi heartland thinks that they can come to South India, they can come to Karnataka and earn a livelihood.
Nobody from South thinks they can go to the Hindi heartland and earn a livelihood. और इसी बात से प्रेरित होकर सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में भी कनाडिगस के लिए रिजर्वेशन लाए। जो बिल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस बिल के मुताबिक कर्नाटका में कनाडिगस को मैनेजमेंट कैटेगरीज में 50% तक, नॉन मैनेजमेंट में 75% तक और C&D ग्रेड जॉब्स में 100% तक रिजर्वेशन मिलती। हालांकि बहुत भारी आउटरीच के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये वापस लिया बिल। दिस इज कम्प्लीटली लाइक ब्रिटिश लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, जिसमें सिर्फ जो ब्रिटिश लोग होते थे उनको ही टॉप मैनेजमेंट पोस्ट मिलते थे और जो लोअर कैटेगरी के पोस्ट होते थे वहाँ पे इंडियंस आ सकते थे। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली। तो ये प्रियांक खड़गे जी, ये राहुल गांधी जी जिस कॉन्स्टिट्यूशन को 24 घंटे हाथ में लेके घूमते रहते हैं उसे थोड़ा पढ़ भी लेना चाहिए, खाली गर्मी में हवा खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19(1) सेक्शन ई कहता है कि भारत के हर एक सिटीजन को ये राइट है कि वो भारत की किसी भी टेरिटरी में रिजाइड और सेटल कर सकते हैं। कांग्रेस के कर्नाटका MP DK सुरेश ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भगवान राम सिर्फ नॉर्थ के भगवान है, साउथ में उनकी कोई पूजा ही नहीं करता। ರಾಮನನ್ನ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ। ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನು ಕೂಡ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು। ये सब सुन के तमिलनाडु के रामेश्वरम, कर्नाटका के रामनगर, तेलंगाना के रामगुंडम, आंध्र प्रदेश के रामपुरम, रामायपट्टनम, केरला के रमनटुक्करा, ये सारे शहर भी सोच रहे होंगे ये क्या बकवास कर रहा है यार। साउथ के लोगों के सरनेम्स भी देख लीजिए, चाहे रामकृष्ण हो, रामचंद्रन हो, रामस्वामी हो, राममूर्ति हो, रामभद्रन हो। ये है राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी जी को तो देश में मोहब्बत फैलाने में। Plus, if you go to South India now, you'll see a lot of shops named after Ram and Krishna. So come on, what are you talking about? It is like after, like in Hyderabad, after every 3-4 shops there is a shop named after a god, like a Hindu god. So I don't know how can you be so disconnected from reality when your whole job is to be connected with reality, connected on the ground. में वैसे ही इंटरेस्ट है जैसे करण जौहर को नेपोटिज्म से लड़ने में इंटरेस्ट है, जैसे सास बहू के सीरियल्स को लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो करने में इंटरेस्ट है। बेकार है भैया, मैं तो वो स्कूटर लेके सिर्फ उड़ी ही नहीं, वो जाके मून पे लैंड भी कर गई। टूट गया।